बहुत ही फैक्ट जो आज का जो क्लास लेंगे वो बहुत ही फैक्चुअल रहेगा। फैक्चुअल मतलब पहले हम आपको अर्बनाइजेशन जो ये सॉरी अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट है उसका पहले कंटेंट देंगे, पूरा सारा ए टू जेड कितने प्रकार का है, कब आया, कब रेजिडेंसी में था, प्रेसिडेंसी में था, फलाना में था, ढिमका में था, पूरी कहानी। उसके बाद वो अ, नगर निगम से लेकर चलेंगे अधिसूचित क्षेत्र तक, पोर्ट वोट पे चलेंगे, जो तटवर्ती इलाकों पे क्या व्यवस्था होती है, उनकी सुरक्षा, रक्षा, स्वच्छता, तमाम चीजों को लेके। वही चीज है, जैसे पंचायत में 5 साल है, वहां 5 साल है। अब आपने यहाँ पे निर्वाचन आयोग देख लिया, राज्य वित्त आयोग देख लिया, अभी जिला नियोजन और महानगर नियोजन समितियां यहाँ पे बता देंगे। तो 4 चीज को दिमाग में रखिए, एक राज्य निर्वाचन आयोग और एक राज्य वित्त आयोग, इधर हो गया, इधर चलेंगे तो जिला नियोजन समिति तो महानगर। बाकी जो 7-8 प्रकार का भी आपको बताएंगे, नगर निगम से लेकर अधिसूचित या कोर्ट तक का इलाका। उसके बाद जितना इलेक्शन का थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, जो ये नोडल एजेंसीज वगैरह और है, लेकिन नोडल का मतलब बोला ना पर्टिकुलर एरिया के लिए जैसे काम कर। तो जब वैसे जाएंगे 5 साल के इलेक्शन, यही सब कहानी मिलेगा। काम जो है इसमें 18 हो जाएंगे, सूची 12वीं हो जाएगी, संशोधन 74वां हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी, मतलब मैं समझता हूँ कि आज तो नहीं कल खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ इसको, है ना। तो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट में अब हेडिंग आप बना सकते हैं अर्बन। ठीक, अर्बन को बनाएंगे तो मैं थोड़ा सा इसका फैक्चुअल एस्पेक्ट आपको लेके चलेंगे पीछे से, क्या जरूरत पड़ता है इन चीजों का। आपने देखे होंगे कि शहरों में जब इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज इलाके डेवलप हो जाते हैं तो उसके इर्द गिर्द श्रम बस्तियां बन जाती हैं, और इंडस्ट्री के देख रेख के लिए भी कुछ कैसे किया जाए। भाई जितने भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो, वहां पर अगर यूनिट नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी, सड़कें नहीं होगी, पानी नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, सुविधा नहीं होगी, बुनियादी चीजें नहीं होंगी, तो चीजें नहीं रन करेंगी ना, बेहतर नहीं होगी, अलग सोसाइटी बन जाती है। तो सबसे पहले आप आइए, सबसे पहला लाइन एक लिख लीजिए कि भारत के संविधान में स्थानीय शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। स्थानीय शासन शब्द, शासन, लोकल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के शब्द का प्रयोग है ना पर्यायवाची के रूप में कर सकते हैं, मगर मगर पर्यायवाची के रूप में कर सकते हैं, मगर संविधान सम्मत शब्द स्थानीय शासन ही है। संविधान सम्मत शब्द स्थानीय शासन है, लोकल गवर्नमेंट। लिखें, दुनिया में स्थानीय शासन 2 प्रकार के, हेडिंग बनाइए, दुनिया में 2 प्रकार के स्थानीय शासन। पहला है ग्रामीण और दूसरा है नगरीय। इन पर शासन के लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है आमतौर पे। पहला लिखिएगा लोकल गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए संविधान में यही शब्द है, लोकल गवर्नमेंट। अब आ जाए एग्जाम में कि चारों लिख दे, कहे कि इनमें से कौन संविधान में शब्द है, तो यही शब्द है। दूसरा लिखिएगा स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका भी उपयोग करेंगे, पर्यायवाची के रूप में समझ लेंगे, आपको बता चुके हैं वैसे। लोकल बॉडीज, अगर लोकल बॉडीज भी बोला जाए, स्थानीय संस्थाएं, यह भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। लोकल बॉडीज, नेक्स्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल को वोकल वाला हो गया ये, है ना? आजकल प्रधानमंत्री कह रहे हैं लोकल वाले को कहो, मुंह से कहोगे तभी तो आप कहोगे प्रयास आईएएस में सुशील सर ठीक पढ़ाते हैं तभी तो लोगों को पता चलेगा। अब माउथ पब्लिसिटी जो होती है ना, किसी भी टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के अखबार से भी ज्यादा क्वालिटी की होती है, समझे कि नहीं? भाई पहले लोगों के पास जब प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं था तो कैसे लोग समझते थे, बताते थे ना लोग। चलिए, तो यहां पर आ गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये चार शब्द समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। जब किसी लाइन बदल दो चेला, थोड़ा सा तुमको पहले नॉलेज लिखना आना चाहिए ना। किताब में यार जब पढ़ते हो तो अपना थोड़ी बना लेते हो। किताब पढ़ना अपना नहीं होता है, अपना तब बनता है जब उसको आपकी कॉपी में आता है कि वो तो किताब की चीज हो गई। जैसे बाजार की वस्तुएं आपकी अपनी नहीं होती हैं, लेकिन जो खरीदते हो आपकी अपनी हो जाती। तो बस ऐसे ही समझिए, किताब की चीज आपकी अपनी नहीं है। आप कहीं आप किताब पढ़े हैं, तुम्हारी थोड़ी है, जब तक तुम्हारे नोट्स में ना आए। क्योंकि नोट्स इस बात का संकेत है कि आपने उसमें से अपना बनाने का प्रयास किया है और अपने पे भरोसा होता है, यानी कि एग्जाम में उसको लिख पाने में ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, काफी संभावना रहती है कि उतर जाएगा। और अपने अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, जब किसी नगर या गांव में लोग अपने क्षेत्र, बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको, दैट इज अ वेरी सिंपल। और क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं ना, ड्राफ्टिंग, है ना, इजी गोइंग। थोड़ा देखा करिए, वीडियो वीडियो देख नहीं रहे लग रहा। अरे 10-12 मिनट का होता है, देखा करिए। है लिखे, जब किसी नगर या गांव के लोग अपने क्षेत्र में अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। यही लाइन लिख दो, एग्जाम में लिख दो यही। अपनी सरकार को, अपनी गवर्नमेंट को सेल्फ सेल्फ गवर्नमेंट इसीलिए स्वयं चुनते हैं, तो वह स्थानीय शासन कहलाता है। उसी को स्थानीय शासन कहते हैं जो संविधान में शब्द है। ठीक है, बाकी जो शब्द है यही ला देना कि इसका पर्याय इस रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिंपल, ठीक है। हम्म, चलिए आइए, एक दो चिंतकों का नाम लिख लीजिए। लिखिएगा एल गोल्डिंग। एल गोल्डिंग के शब्दों में, एल गोल्डिंग के अनुसार एक आध नाम लिख दीजिए विचारक का। एल गोल्डिंग, गोल्ड से गोल्डिंग यार। एल गोल्डिंग क्या कहते हैं, लिखिए। यह एक बस्ती के लोगों के द्वारा, यह एक बस्ती के लोगों के द्वारा, यह का मतलब स्थानीय शासन, लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंध है। अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंध है। क्या समझे चला है? मैनेजमेंट है यार, अपना ही सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, अपने ही मामलों का स्वयं का प्रबंध समझ लो है। ठीक है, एक और लिखवा देते हैं, लिख लीजिएगा। फेडरिक, कार्ल जे फेडरिक क्या कहता है? कार्ल जे फेडरिक, हो सकता है इसमें के का भी प्रयोग हो रहा हो। फेडरिक क्या लिखता है, जरा लिख लीजिए। स्वशासन स्थानीय समाज की, अंग्रेजी थोड़ी अपनी तंग रहती है ना, कंफ्यूज हो जाता हूं। अब नॉलेज की स्पेलिंग ना रटे हो कोई आदमी तो KNOWLEDG कभी ना लिख सके। ऐसे नॉलेज तो हमको लिखना होता, अगर हम रटे ना होते तो हम लिखते NA ना, LEG नॉलेज। ठीक है ना। मसूरी की स्पेलिंग अगर आप बेटा पढ़े ना हो ना तो गलत ही लिखेंगे, मैं बता रहा हूं। नहीं, जो लोग मसूरी की स्पेलिंग कहीं पढ़े नहीं है, आज की तारीख में चाहे जितने बड़े अंग्रेज हो लिख के दिखाएं, गलत लिखते हैं लोग। समझ में नहीं आएगा, चक्कर खा वहीं पहाड़ पे नीचे आ जाएंगे जब तक उसको देखे नहीं होंगे।
तो कुछ स्पेलिंग्स देख के ही अंग्रेजी जानने वालों ने भी सही किया, हम लोग तो हिंदी के थे तो और कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए गलती हो जाती है। अंग्रेजी कहे जाते हो, हमारी हिंदी है पढ़ो ना, ठीक है। लिखिए, तो स्थानीय शासन स्थानीय समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है। बड़ी खूबसूरत लाइन है ये, कहीं भी उतार दोगे ना तो ऐसे चट्टा का चट्टा नंबर रख देगा, लिखते हो नहीं। स्थानीय स्थानीय समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है, लोकल जो सोसाइटी है उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। कौन? ये है, यही सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जो वैधानिक नियमों के द्वारा, जो लीगल रूल्स के बाई लीगल रूल के द्वारा इस प्रकार विनियमित होती है, इस प्रकार रेगुलेट होती है कि सरकार की सत्ता, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट उस समय प्रतिनिधित्व करे, उस समय प्रतिनिधित्व करे जबकि वह स्थानीय रूप में सक्रिय है, जबकि वह स्थानीय रूप में सक्रिय है। ये दो बता दिए हैं, इसका आधा भी लिख दोगे ना, काल इसका फेडरिक का नाम लिख के हिंट मिल जाएगा, है ना, पूरा नहीं आया। अगर एक चीज समझ लेना, लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, कभी भी बेटा कोटेशन अगर हूबहू न लिख पाओ, इसको इन्वर्टेड कामा में किया जाता है। जैसे हमने बोला के अनुसार अब इन्वर्टेड कामा लगा दो, दोनों कामा हम क्लोज कर दो, लेकिन असल में ऐसा होता है कि पूरा कंसेप्ट तो आपको पता चल जाता है, लेकिन हूबहू लाइन पता नहीं रहती, हूबहू शब्द पता नहीं रहता। तो अब जैसे फेडरिक ने ये कहा है और आपको पता चलेगा कि साहब ये जो है गोल्डिंग ने ये कहा है, लेकिन शब्द वही नहीं है जो कहा है, उस शब्द एकदम वही नहीं आए ना। तो आप कह सकते हैं कि गोल्डिंग और फेडरिक के शब्दों में देखें तो स्थानीय प्रशासन को इस तरीके से समझा जा सकता है। तो उसमें फिर ऐसे लपेट के लिखो, उसमें इन्वर्टेड कामा का चक्कर मत डाल। अगर शब्द बदलेंगे तो इन्वर्टेड कामा मत करना, नंबर 1, क्योंकि वो कमेंट हुआ नहीं पूरा। दूसरी चीज है कि कंसेप्ट फिर लिखो, नहीं समझे, उसका सिर्फ कंसेप्ट बता दो। जैसे दिल्ली में हम कहां गए, अगर जैसे क्या बोला एकदम याद नहीं, तो मैंने बोला यार इस तरह से कुछ मैंने कहा उनको, तो फिर वो कहने लगे कोई बात नहीं भाई, जब ऐसा हो गया तो हो गया। तो हमने भी कहा ठीक है सर, क्षमा चाहते हैं, हम भी चले आए। बस ऐसे कह के बात है। कथन पर जोर नहीं देना है, फिर कंसेप्ट पे जोर देना है, क्योंकि कथन पे जब हम जोर देते हैं तो कंसेप्ट एग्जामिनर निकालता है, और जब हम कंसेप्ट पे जोर देते हैं तो अपने शब्द से एग्जामिनर को समझा देते हैं। एक होता है समझाना, एक होता है समझना। तो कोटेशन हमेशा समझने के काम आता है, लेकिन जब कोटेशन आप नहीं लिखते हैं, कंसेप्ट लिखते हैं, तो आप समझाने का काम करने लगते हैं। आपने जो समझा आप वो लिख रहे हैं, तो लाइबिलिटी यहां बड़ी हो जाती। अगर मुझे कोई कहे कि 1 गिलास पानी लाओ, तो मैं 1 गिलास पानी लाओ कह दे कि लिखो 1 गिलास पानी लाओ, मान लीजिए यही लिख दे कि 1 गिलास पानी लाओ लिखो, और अब मुझे अगर 1 गिलास पानी लाओ लिख दिया, हूबहू लिख दिया, तो हमारा टेंशन खत्म, क्योंकि आपने यही कहा था। लेकिन अगर मैंने उसको इधर उधर करके लिखा तो समझाना हमारी ड्यूटी हो जाएगी कि नहीं सर, मैं तो लोटा को ही गिलास समझता हूं, 1 लोटा पानी लाओ। तो बोले यार हमने तो तुमको बोला 1 गिलास पानी लाओ, और कोटेशन भी लिख दे रहे हो कि फलाना का इन्वर्टेड काम है। बोले सर असल में क्या होता है ना, जब हमारे यहाँ गिलास नहीं होता है तो हम लोग गिलास की तरह ही लोटे का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए हमने सोचा हमारे यहाँ गिलास नहीं था सर, हमारे यहाँ गिलास सब टूट गया, तो हम जो है स्टील वाला है नहीं सर, ग्लास शीशे का 2 था वो टूट गया, तो हमने सोचा जब हमारे गिलास है ही नहीं है तो हमने उसको लोटा प्रयोग करते हैं सर। जैसे हमारे गांव में भी सर कटोरी में भी लोग चाय पी लेते हैं, कभी कभी वो सर गिलास में चाय पीते हैं, कप नहीं रहता, तो हम गिलास को भी कप समझ लेते हैं, तो वही के हिसाब से बताए। तो ये समझाने का आपकी ड्यूटी बढ़ गई, तो ये खतरे रहते हैं, तो समझाना जो है टफ हो जाता है, इसलिए इसको रट लेना सही होता है। आ गया समझ में ना? हाँ चलो, अब आते हैं इसमें, किसमें, जब किसी से कहते हैं ना कि या तो तुम बात मान लो या तो बात मनवा लो। आगे आ जाओ।
स्थानीय सरकार या प्रशासन की विशेषता लिखो। अगर आ जाए कि विशेषता क्या, तो मैं तुमको 7-8 प्रकार की विशेषता बताता हूं। सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, एक हेडिंग बनाओ। अर्बन में ही चल रहे हैं यार, लोकल गवर्नमेंट थोड़ा सा फिर से क्या कर रहे हैं, ट्रेलर दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, थोड़ा सा घुसिए प्रोग्राम में। नंबर 1 लिखिए, इसमें शासन की स्थानीय इकाई होती है। इसमें शासन की स्थानीय इकाई होती है, यानी गवर्नेंस जो होती है लोकल यूनिट होती है, लोकल बॉडी होती है, सब गांव के लोग रहते हैं। नेक्स्ट लिखें, वयस्क मतदाता इस इकाई का चुनाव करते हैं। दूसरा है एडल्ट लोग इस वो रहते हैं, वोटर रहते हैं, ये इसका चुनाव करते हैं। ये दूसरा सिग्निफिकेशन हो गया। ओके, दैट इज अ वेरी वेरी एंड वेरी स्पेशल एंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। कहीं पर भी वयस्क मतदाता कहीं भी मिल जाएगा। आगे, एक निश्चित कार्यक्षेत्र में यह इकाई स्वतंत्र होती है। एक निश्चित कार्य, एक सर्टेन जो स्कोप है काम करने का, वहां पर यह जो है इकाई स्वतंत्र होती है, एकदम फ्री इंडिपेंडेंट होती है, या फ्रीडम इसको मिला हुआ होता। आगे, स्थानीय आवश्यकताओं पर कर लगा सकती है। स्थानीय आवश्यकता के आधार पर, लिखिए सेंटेंस ठीक रहेगा, आवश्यकता के आधार पर कर लगा सकती है। नेक्स्ट, भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन, थोड़ा तेज लिखेंगे ना तो हम जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, और कंसेप्ट आपको ये सब पढ़ते रहते हैं तो आपको आइडिया होगा, इसलिए मैं थोड़ा फ्री वो चल रहा है। इंग्लिश वालों को हो सकता है दिक्कत है, तो इसमें ऐसा कोई टर्म्स नहीं है बच्चा जो आपको लिखने में कहीं दिक्कत है। अगर आ रहा है तो हम बोलते जा रहे हैं। तो 73 एंड 74 है, कई 73वां 74वां नहीं समझ रहे होंगे, तो उनके लिए संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक स्तर दिया गया है ना। इसको संवैधानिक लेवल, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल इसी से मिला 1992 में। जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाता है। लिखें, अधिकांश राज्यों में, मैक्सिमम स्टेट्स में स्थानीय संस्थाओं पर, ठीक है ना, लोकल बॉडीज हैं, वही बोला ना, पर्यायवाची के रूप में आता रहेगा। लोकल बॉडीज पर नियंत्रण निर्देशन का अधिकांश राज्य सरकारें, ऐसा लिखें, इन स्थानीय बॉडीज पर, इन लगा दीजिए, इन लोकल बॉडीज पर या सरकारी स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण निर्देशन का कार्य करती हैं, कंट्रोल एंड डायरेक्शन का काम करती हैं, करती ही हैं। लिखें, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इन्हें पर्याय माना जाता है। एक विशेषता ये भी है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का ये सिनोनिम्स है, पर्याय है ये। लिखें, लोकल, या कहा जाए कि लिख लीजिए, स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है, जो 8वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, उसमें से एक सूची, अवशिष्ट भी जोड़ लीजिए, 4 सूची हो जाएगी। ये दूसरे नंबर की सूची राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। ठीक, ये इसकी विशेषता से युक्त है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय है। ऐसे करके आपने लिख दिया। महत्व लिखो, स्थानीय सरकारों का इंपॉर्टेंस क्या है। हमने बोला कि जो आपके अंदर है वो आपका महत्व है, जब उसका उपयोग करते हैं तो जो आपके अंदर है वो विशेषता आपका सिग्निफिकेंस है। जैसे पढ़ाना मेरी विशेषता है, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ाऊं और आप डिप्टी कलेक्टर बन जाए तो आपकी नजरों में मेरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो मेरा महत्व बढ़ेगा, है ना। इसलिए सिलेक्शन जरूरी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन से इंपॉर्टेंस मेरा बढ़ता है, और आपकी लापरवाही से बदनामी भी हमारी बढ़ती है। तो इसलिए कृपया ऊ वाला छोड़ दीजिए, ई वाला लीजिए। नंबर 1 पहले लिख लीजिए इसको, पहले थोड़ा सा एक लाइन ऐसे बता देते हैं। लिखें, स्थानीय शासन लोकतंत्र का स्तंभ है। लिख लो एक लाइन ऐसे, अच्छा अच्छा बात लिख लिया करो।
स्थानीय शासन लोकतंत्र का स्तंभ है। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों का भी क्लास ले रहा हूं। अगर पब्लिक एड के बच्चे हैं तो ध्यान रखना बेटा, मैं स्थानीय प्रशासन नहीं पढ़ाऊंगा। यही सब तो बेनिफिट लेता हूं पब्लिक एड में। बिल्कुल ये महत्व और ये सब चीज वहां भी लिखाएंगे। तो आपकी पैरेलल दो है ना, 2-3 दिन सबसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी क्लास चल रही है, इसके पहले भी चल चुकी। लेकिन चूंकि आपको वही बात है ना कि जैसे सत्यनारायण की कथा में प्रसाद कह के दिया, तब तो आप ऐसे करके तब खाए, और हमने कहा कि मिठाई पकड़ो दुकान से लाए तो ऐसे ही खा लिए, बस यही अंतर रहा है। जगह जगह का फर्क हो जाता है। वही मिठाई जो दुकान से लाए वही सत्यनारायण की कथा बता के कर दें कि प्रसाद है सत्यनारायण कथा से मिला, तब तो आप उसको माथे पे चढ़ा करके तब खाएंगे, बड़े तमीज से, बड़े हाथ जोड़ के। और वही हम कहेंगे ले वही फलाना डेयरी का एक मिठाई लाया हूं यार, बड़ा अच्छा मगज का लड्डू है, ऐसे ही गटक लेंगे। तो ये फर्क होता है सोच सोच का। बाकी मिठाइयां वही थी दोनों परिस्थितियों में। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जीएस में, दोनों में यही है महत्व, यही है विशेषता। लेकिन चूंकि आप जीएस की क्लास में बैठे हैं तो सोचेंगे लोक प्रशासन तो पढ़ा ही नहीं, लोक प्रशासन तो पढ़ा ही नहीं। अच्छा, इंडस सिविलाइजेशन अगर इसमें पढ़ा दें 2350 से 1750 के बीच में इंडस सिविलाइजेशन, तो हिस्ट्री वाला कोई और तारीख बताएगा क्या? अगर जनरल स्टडीज में हिस्ट्री में बताया गया, कुछ चीज तो कॉमन होने का यही फायदा होता है ना, सब्जेक्ट का कॉमन होने का यही फायदा होता है कि सब्जेक्ट ऐसा जो जीएस में काम आ जाए, जीएस का सब पढ़ा हुआ सब्जेक्ट में काम आ जाए। तभी तो लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट का जीएस से बड़ा महत्व है, समझे? तो ये पढ़ रहे हो तुम, लिखो क्या लिखो कि यह लोकतंत्र का स्तंभ है, जिसकी महत्ता और उपादेयता, जिसका इंपॉर्टेंस एंड प्रोडक्टिविटी। इस प्रकार समझ सकते हैं। अब देखो नंबर 1, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, लिख लो एक आध यहां भी, लॉर्ड्स लिखो, लॉर्ड साहब था वो, ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड लिख लो, ब्राइस, जैसे ब्राइट लिखते हो ना तो उसकी जगह स की जगह स लिख दो, ब्राइस हो गया। के अनुसार क्या कहता है? यदि संस्थाएं, यह संस्थाएं लोकतंत्र की पाठशाला हैं। क्या बोला उसने? लोकतंत्र की पाठशाला। ये पहली बात से यहीं से शुरू कर रहे हैं। लोकतंत्र की पाठशाला क्या है? स्थानीय सुशासन। नेक्स्ट लिखो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मूर्त रूप इन्हीं संस्थाओं में दिखता है। मूर्त रूप का मतलब होता कॉन्क्रीट जो बिहेवियर है, ऐसा बोल सकते, कॉन्क्रीट बिहेवियर यहीं पर दिखता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, अमूर्त नहीं है, कॉन्क्रीट है बिहेवियर, यहीं पर यह कहा, मूर्त यहीं पर दिखता है। नेक्स्ट, स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान, लोकल जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल लोगों की समस्याओं का समाधान यही संस्थाएं कर सकती हैं, यही संस्थाएं कर सकती हैं। ठीक है, आगे, नागरिकों में अच्छे संस्कार, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी बड़ी जरूरत रहती है हमेशा। घर वाले भी चाहते हैं बच्चे हमारे संस्कारी हो, सदाचारी हो, सत्यनिष्ठ हो, समाज में रुतबा पाए, तमाम चीज पाए, लेकिन भूल जाएंगे कि जरूरत क्या है। तो ये लोकल जो गवर्नमेंट्स है, ये कहीं ना कहीं सदाचार की ओर ले जाता है। तो लिख लीजिए, नागरिकों में अच्छे संस्कार तथा विकास कार्यों, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं में जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन का रुझान पैदा करता है। यह ऐसे नहीं है, बल्कि सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास होता है इसमें। ये इसका महत्व बढ़ता है, इससे इसकी महत्ता है। नेक्स्ट, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यभार में इसके कारण कमी लाई जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकार के कार्य का जो बोझ है, लोकल सरकार कमी ला सकती है, इसलिए भी इसका महत्व है। अब करा ही रहे हैं, आप कर ही रहे हैं। वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है।
कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 के बीच लोक कल्याणकारी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंचायतें अच्छा काम कर सकती हैं, कर रही हैं, इसलिए ये प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण है, प्रोडक्टिविटी इनकी स्ट्रांग है। समझ गए? आगे लिखिएगा, विकास प्रशासन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से पूरा हो सकता है और हो रहा है। 3 दशक हो गया, मूल्यांकन कर सकते हैं। इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हो रहा है। मैं तेज मुझे लग रहा है, मैं बोल रहा हूं, थोड़ा स्लो कर लेता हूं। और आप थोड़ा शार्ट में भी लिख सकते हैं, आप सेंटेंस एग्जाम में बना सकते हैं, क्योंकि आपको इतना क्लू पॉइंट मिलता है कि आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते। हम तो ऐसे ही करते हैं, नोट्स का मतलब ही होता है थोड़ा शॉर्ट कर लो, पूरी लाइन ना आए तो समझने भर का तो लिख लेना चाहिए, है ना। आगे है स्थानीय सभ्यता, लोकल सिविलाइजेशन, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संस्कृति, कल्चर, पर्यावरण की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। आगे लिखिएगा, तथा सामाजिक एकता, तथा सामाजिक एकता ठीक है, एवं परिपक्वता में, यूनिटी एंड मैच्योरिटी में स्थानीय शासन बहुत सहायक मूलक हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है चला, तो ये बच्चा मैंने बता दिया, थोड़ा सा बताया, उसका डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर आपको सिग्निफिकेंस बताया, आपको इंपॉर्टेंस बताया। अभी इसका हम स्वरूप बना रहे, इसका ड्राफ्ट कैसा है, लिखो ड्राफ्ट स्वरूप, इसका डिजाइन बोलेंगे, लिखो स्वरूप कैसा है। स्वरूप आप कैसा है, मान लो एक आध लाइन लिखने को हो तो आप लिख सके ना। इसका स्वरूप, इसके स्वरूप में 2 चेहरा है, एक ग्रामीण, एक नगरी है, दूसरा ग्रामीण है, या एक ग्रामीण है दूसरा नगरी है। ग्रामीण पढ़ चुके हैं तो अब नगरी लिख दीजिए दूसरे नंबर। एक ग्रामीण है, एक नगरी है। 73वां असल में ग्रामीण से आता है, तो 73वां 74वां का कॉम्बिनेशन के लिए एक पहले ग्रामीण लिखे तब नगरी है। ठीक है, लिखिएगा, गांव का विकास, गांव का विकास और शहर का उत्थान इसके स्वरूप का हिस्सा है, इसके स्वरूप का हिस्सा है। ठीक है, नगरीय स्थानीय संस्थाएं कई स्वरूप में देखी जा सकती। अब चूंकि नगरी पढ़ा रहे हैं इसलिए हम उसी पे जा रहे हैं। नगरीय स्थानीय संस्थाएं कई स्वरूप की देखी जा सकती हैं। ठीक है, जिसमें नगर निगम, कॉर्पोरेशन आप जानते हैं, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी हो गया। ठीक है, या म्युनिसिपल काउंसिल भी बोलते हैं। लिखें, कस्बा क्षेत्र समिति, टाउन एरिया कमेटी, अधिसूचित क्षेत्र नोटिफाइड एरिया, छावनी मंडल, कंटोनमेंट बोर्ड और एकल उद्देश्य अभिकरण, सिंगल पर्पज एजेंसीज, जिसमें मैं आपको पोर्ट ट्रस्ट वगैरह सबकी बात करूंगा। इसके अलावा भी कई बात करेंगे, इसलिए हेडिंग लास्ट में ये बना दिया, इसके अंदर बोलेंगे।
उदाहरण देके, ठीक है। ये पूरा जाल है इसका। वहां 3 आप पाए थे, वहां 3 ग्राम पंचायत पाए थे, पंचायत समिति और जिला परिषद गांव लेवल पे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो गया ये, ठीक। तो पहला हेडिंग नगर निगम का डालेंगे, तो पहले लिखें नगरीय स्थानीय संस्थाएं, एक हेडिंग डाल लीजिए। थोड़ा सा इसके हम इतिहास बता दें, तब आगे बढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास पे तो चलते हैं ना, थोड़ा सा समझना पड़ता है ना भाई। तो जरा लिखिए नगरीय स्थानीय संस्थाएं, म्युनिसिपल लोकल इंस्टीट्यूशंस। हेडिंग बनाइए म्युनिसिपल लोकल इंस्टीट्यूशन। थोड़ा इंट्रो दे देते हैं हिस्टोरिकल, तो लिखिएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एक हेडिंग बनाइए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक। लिखिएगा मानव सभ्यता के विकास के साथ इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। मानव सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ इसका प्रमाण, इसका एक कह सकते हैं, क्या बोलेंगे इसका, एविडेंस देखने को मिलते हैं। लिखें सिंधु घाटी सभ्यता, दजला फरात, दजला डैश फरात, कामा लगा लगा के लिखो, मेसोपोटामिया, ला देते पर दुनिया, चीन तथा मिस्र की प्राचीन सभ्यताएं, चीन तथा मिस्र की प्राचीन एंशिएंट सिविलाइजेशन इस तथ्य को प्रमाणित करती है, इस फैक्ट को सर्टिफाइड करती है कि आरंभिक चरण में, इनिशियल स्टेप में, अंग्रेजी बताता जा रहा हूं थोड़ा जितना मुझको आ रहा है, पूरा अंग्रेजी हमको भी आएगा नहीं, लेकिन जितना गुंजाइश है वो हम करते रहेंगे, है ना। पूरा में हम भी फंस जाते हैं बेटा। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अंग्रेजी वालों से बेहतर जो अंग्रेजी, जब जैसे हम हिंदी का अंग्रेजी भी जानते हैं, लेकिन आप अंग्रेजी का हिंदी नहीं जानते हैं, तो हमको दोनों भाषा ठीक से कमांड हो गए, आपको नहीं। बस उसको जोड़ गांठ करके घंटे भर अंग्रेजी बोल नहीं सकते, यही दिक्कत है बस, है ना। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो हम उसका अंग्रेजी बता, जैसे 73 है, अब 73 आप नहीं जानते, 73 जानते हैं, हम तो दोनों जानते हैं, तो आपसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है ना। यही कहानी है, इसलिए दोनों जानिए, क्या दिक्कत है। आगे आता है, कहीं अटक गए, नहीं ध्यान आया, हमको कभी कभी ध्यान नहीं आता, असल बताने में दिक्कत नहीं है, बात है कि ध्यान में आ जाए, ध्यान नहीं आता है तो कुछ स्टूडेंट्स जैसे हो सकता दिक्कत हो जाती हो उनको, तो थोड़ा समझ लिया करो यार। आगे है, इसमें लिखिएगा कि आरंभिक चरण में नदियों के किनारे शहरी बस्ती के रूप में रहना, शहरी बस्ती के रूप में बसावट हो गई, बस गए वो, शहरी बस्ती के रूप में बसावट से इसकी शुरुआत देखी जा सकती है। इसलिए नगर देखे होंगे ज्यादातर सब नदियों के किनारे हैं। चलिए, मैक्सिनीज की इंडिका में, मैक्सिनीज प्राचीन काल बताए होंगे, मौर्य शासन में इंडिका, इंडिका में इस बात का वर्णन है कि मौर्य शासन के समय पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, ठीक है, स्थानीय स्तर पर शासन पद्धति थी, शासन व्यवस्था थी। ठीक है। लिखें इतिहास जैसे जैसे आधुनिक की ओर बढ़ा, स्थानीय शासन की महत्ता अपनी एक विशिष्टता लेता गया, स्थानीय शासन की महत्ता अपनी एक विशिष्टता प्राप्त करते गया, उसका इंपॉर्टेंस एक स्पेसिफिक होता गया,
और आधुनिक काल आते आते इसमें बहुत अधिक स्पष्टता आ गई, विशिष्टता के साथ स्पष्टता आ गई। तो आप यही लिखिए कि सबसे पहले 1687 में अंग्रेजों ने मद्रास नगर निगम बनाया, मद्रास नगर निगम बनाया। तो आधुनिक काल में आप कह सकते हैं सबसे पहला नगर निगम कौन है? जो नगर निगम आप जानते हैं वो है मद्रास, जिसे अब चेन्नई के रूप में आप जानते हैं। लिखें, किंतु चार्टर एक्ट के अधीन, चार्टर आए ना, के अधीन महानगर निगमों की स्थापना, महानगर में निगम बनाते थे, महानगर निगम इसलिए बोल रहे हैं, महानगरों में निगम की स्थापना 1793 में, पहला चार्टर 1793 में आया था बच्चा, 1793। वैसे तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, 1781 सेटलमेंट में जाएंगे, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में जाएंगे, 1793 में चार्टर। फिर यहीं से तय हुआ था कि हर 20 साल में कंपनी एक चार्टर लाएगी, कंपनी की स्थिति को समझने के लिए कि 20 साल। तो 1793, 1813, 1833, 1853 ऐसा चला। उसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ, फिर कहानी कुछ कहीं की कहीं चली गई, ठीक है ना। फिर वो काउंसिल आ गया 1861 का, फिर 1892 में अधिनियम आया, 9 में आया, 19 में आया, 35 में आया, तब तक देश आजाद हो गया। यही सब है पूरा। तो इसमें 1793 में मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में स्थापना की गई। अब 3 महानगर निगम हो गए। यह तीनों समुद्र के किनारे थे, विकास पुरजोर तरीके से हुआ, इसीलिए तो महानगर थे, तीनों समुद्र के किनारे थे। आना जाना आवागमन सुगम था, समुद्री मार्ग थे उस समय, हवाई जहाज तो चलता नहीं था, तो ये सब चीज ठीक था। लिखें, आधुनिक दिल्ली के विकास की कहानी, जो दिल्ली है वो तो समुद्र के किनारे थी नहीं, यमुना नदी किनारे थी। आधुनिक दिल्ली की कहानी तब शुरू होती है जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आती है। 1911 में निर्णय था ये, जब पंचम गुरु आए थे, बंग विभाजन खत्म हुआ, इससे सेटलमेंट 12, इसको आप समझ के चलिए, जब राजधानी ट्रांसफर हो गई, तब से दिल्ली की कहानी आई। ठीक है। भारत में सन 1882 में, 1882 में चर्चा किया होगा, लॉर्ड रिपन की बात कही थी, जिसको स्थानीय स्वशासन का फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है उसको। 1882 में लॉर्ड रिपन ने लोकल गवर्नमेंट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, इंटरेस्ट लिया, रुचि दिखाई, ठीक है, रुचि दिखाना शुरू किया। इसे फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, इंडियन लगा दीजिएगा, इंडियन लोकल गवर्नमेंट। ऐसा ना हो कि या लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया कर दीजिएगा, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ऐसे ना हो कि इसको फादर्स हर जगह बना के फिरते रहिए, एक ही जगह का रहने दीजिए। ठीक है ना। विकास के, नगरीय विकास के 5 चरण लिख लीजिएगा, जो नगर स्थानीय शासन लिख लीजिएगा, नगरीय स्थानीय शासन के विकास के 5 स्टेप्स। पहला, 5 स्टेप में पहला लिखिए, पहला चरण 1687 टू 1881, मद्रास से रिपन के पहले तक। ठीक, मद्रास से रिपन के पहले तक, है ना। तो इसके बीच में क्या कहानी होता है नगरीय अर्बन डेवलपमेंट को लेके या अर्बन लोकल गवर्नमेंट को लेकर के, तो जरा सा इसमें लिख लीजिए। तो पहला चरण क्या हुआ
कि 1687 टू 1881 लिखें। इसमें लिखिएगा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को के बजट पर, ऐसा लिखिए, केंद्रीय और प्रांतीय, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बजट पर दबाव कम करने के का इसे एक साधन माना गया, इसे एक साधन, सोर्स माना गया। ये भी ठीक है, उगाहेंगे। दूसरा, सेकंड स्टेप क्या है, 1882 यानी लॉर्ड रिपन जब आता है और 1919 का अधिनियम तक, ठीक, भारत शासन अधिनियम 1919 तक, तो लिख लीजिए 1882 से 1919 तक नगरीय संस्थाएं यानी कि लोकल बॉडीज, अर्बन बॉडीज लिख लीजिएगा, विकसित होना शुरू हुई। यानी कि इस दौर में लोकल जो अर्बन बॉडीज थी उनका विकास शुरू हो गया, विकसित होना शुरू हुई। 1909 में, 1909 में विकेंद्रीकरण से जुड़ी ये रिपोर्ट ने, एक डिसेंट्रलाइजेशन रिपोर्ट आई थी 1900, सिर्फ फूट डालो राज करो के लिए ही नहीं जाना जाता उसको, एक विकेंद्रीकरण जो रिपोर्ट है ने इसकी स्वायत्तता जरूरी बताई, ऑटोनॉमस इसके लिए जरूरी बताया, लोकल बॉडी को स्वतंत्र किया जाए, ऑटोनॉमस स्वयं में मजबूत किया जाए, ये बात कही। ये विकेंद्रीकरण नाम ही है तो पॉजिटिव वर्ड हो गया ना, केंद्रीकरण होता तो निगेटिव हो जाता, विकेंद्रीकरण स्वयं में एक पॉजिटिव वर्ड है तो पॉजिटिव ही बोला होगा। तीसरा चरण 1919 से 1935 यानी कि 1900 शासन अधिनियम जो 1919 का है और जो 1935 का भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके दरमियान तीसरा चरण क्या है कि नगरीय संस्थाएं कमजोर होने लगी। इसमें जो लोकल अर्बन बॉडीज थी वो कमजोर होते दिखती हैं। नेक्स्ट 1935 से 1950 देश आजाद हो चुका है, ऑलमोस्ट गुलामी के दौर में ही है, यानी कि जब तक इलेक्शन नहीं हुआ उसके पहले की बात बता रहे हैं। लिखिएगा, इन संस्थाओं में सुधारात्मक प्रयास शुरू हुआ था, एक रिफॉर्म लाने का प्रयास था, क्योंकि उधर कमजोर हुआ, इधर ऐसा ही होता है, जब वहां गड़बड़ होगा तो इधर सही होगा, ऐसा नहीं तो वहां गड़बड़ है, अगर ऐसा होने लगेगा तो ये इस स्थिति तक पहुंचता नहीं, खत्म हो चुकी होती है। ठीक, और पांचवा चरण 1950 के बाद से अब तक, पांचवा चरण लिखे 5 स्टेप्स, 1950 से टिल कह सकते हैं ना, अब तक के लिए क्या आया, संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और 1992 का 74वां संविधान संशोधन मील का पत्थर से था, माइलस्टोन, क्या समझे, मील का पत्थर। तो बच्चा ये तो हो गया विकास का कुछ कहानी, मतलब हम ले आ दिए यहां तक। अब आपको जो हमने बताया था कि नगरीय स्थानीय संस्थाएं जो हैं वो कहां से आगे बढ़ गई, थोड़ा समझा देते हैं, आपको राहत हो जाएगी, लिखते लिखते बोर हो गए होंगे ना। बोर और मत हुआ करो, क्योंकि बोर हो गए तो खतरे बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, खतरे बहुत बढ़ जाएंगे। उदास होना, निराश होना और घुटने के बल बैठ जाना, ये तीनों जीवन के जहर हैं। उदास, निराश और घुटने के बल बैठ जाना, ये 3 जहर हैं। उदास से दुनिया बेईमान लगती है, निराश से लक्ष्य आसमान पे टंगे लगते हैं और घुटने के बल
हम ऊंचाइयां यानी व्यक्तित्व विकास से उपेक्षित होते हैं। जिसके पास ये तीनों नहीं है उसके लिए जहर और इन तीनों में कोई फर्क नहीं। ठीक है ना? तो ये तीनों बरकरार रखने के लिए थोड़ी कुव्वत चाहिए होती, थोड़ी क्षमता चाहिए। ठीक, ओके। अब इसके अगर हम स्वरूप पे जाएंगे, है ना, तो नगर निगम वगैरह की अब चर्चा आप शुरू करेंगे जो अभी लिखाया था। अब इसको स्टेप बाय आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो अभी तक जितना आप पढ़ रहे हैं आप ऐसे धीरे धीरे, आपको पहले मैं गोवा ले गया, एयरपोर्ट पे उतारा, फिर वहां से एक टैक्सी वाले को बुलाया। मैंने कहा भैया हमको कौन सा बीच है वहां पे, है बीच और मैं तो गया हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा कौन कौन से हैं। एक तो हीरो हीरोइन वाला शूटिंग वाला बहुत होता है वहां, दारुल क्या नाम है उसका, वो मर गए थे एक लड़का लड़की कूद करके, उसी नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे हैं बीच। तो हम ले गए इंटरनेशनल सेंटर ले चलो, जहाँ पिक्चर का फेस्टिवल होता है वहां ले चलो, ऐसे ऐसे घुमाया। फिर समुद्र में ले गए तो हमने कहा पैंट सिकोड़ ले थोड़ा सा, तो पैंट सिकोड़ के आप चले गए समुद्र। थोड़ा सा हर हर हुर हुआ। तो जैसे जैसे गए हमने कहा अगवा मत जाना, बस यहीं तक है इतिहास इसका, आगे तो नाविक जाते हैं, तुम थोड़ी चले जाओ पैदल। तो वही कर रहे हैं, कहां तक जाना है, कितने में जाना है। तो अब नगर निगम को इंट्रोड्यूस करा देते। ठीक है ना? तो चलो मैं घाट पे मैं हूं तो बताऊंगा तो मैं ना कि उधर मत जाना, उधर संगम इधर ही है, इधर यमुना आती, इधर गंगा, ही नहा लो, उधर गड्ढा है, उधर फ्लो ज्यादा रहता है पानी का। ठीक, चलिए लिखिए। नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित, सबसे पहले अब लिख लो नगरीय स्थानीय स्वशासन के प्रकार, एक हेडिंग बनाओ, फिर उसके अंदर लिखोगे ठीक रहे। प्रकार में लिखिए नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाएं व संगठन, इंस्टीट्यूशंस व ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार। पहला, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं। यह स्थानीय नगरीय शासन की सबसे बड़ी इकाई है। नगरीय स्थानीय शासन की सबसे बड़ी इकाई है। बड़े शहरों, घनी बसावट, आबादी जिसको बोलते हैं, टैक्सेशन की पर्याप्त संभावना, कर उगाही की पर्याप्त संभावना, और जनमत को देखते हुए इसकी स्थापना की जाती है। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का जो वोट है, पब्लिक की जनसंख्या वगैरह उसको देख के किया जाता है। ठीक है, भारत में मात्र 5 लाख की आबादी पर नगर निगम बना दिए जाते थे। आज उन्हीं नगरों में करोड़ों की आबादी है, नगर निगम ही रहेंगे। करोड़ों की आबादी है, बना दिए जाते थे बट करोड़ों की आबादी। पहला नगर निगम 1888 में बंबई में एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। बंबई को, या बंबई में लिखिए, एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया 1888। जनरली, सामान्यतः राज्य की विधानमंडल सेपरेट एक्ट द्वारा, पृथक अधिनियम के द्वारा किसी शहर में नगर निगम की स्थापना करते हैं।
ठीक है। लिखें, सबसे पहले आजादी के बाद लिखे, आजादी के बाद सबसे पहले राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 वही नागौर में हुआ था। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 देखा जा सकता है। जिसमें अब संशोधन किया जा चुका है और कई अब नगर निगम हैं, जो नगर पालिकाएं थे अब नगर निगम, लेकिन सेपरेट लाना होता है। एक एक्ट में एक ही बनेगा। एक एक्ट अगर आप पारित करेंगे, एक नगर निगम बनेगा। ठीक है। और ऐसे यूनिवर्सिटी भी होती है। अगर आप 20 यूनिवर्सिटी खोल लें तो 20 एक्ट लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं एक एक्ट लाया और सारी यूनिवर्सिटीज खुल गई। ये कंपनी नहीं है। 1956 का एक एक्ट कंपनी एक्ट है, फिर बाद में 14 में आपने संशोधन कर दिया और जब भी कोई गया कंपनी बना ली। एक एक्ट में लाखों कंपनियां बनी हैं, लेकिन हजारों यूनिवर्सिटी के लिए हजारों एक्ट आए हैं। लाइन बदल दीजिए, लिखिए, निगम एक वैध व्यक्ति की तरह होता है। निगम एक लीगल पर्सन की तरह होता है। यह एक कानूनी निकाय है, एक लीगल बॉडी है, जिसकी अपनी एक मुद्रा होती है। मुद्रा मतलब पैसा नहीं, सील। जिसकी अपनी एक सील होती, मुद्रा, इसे मारते हैं जो। नगर निगम ने सीज कर दिया उसको, कहते हैं गए तो होटल वही बंद कर दिया, सील कर दिया। ये लो, एक तो होता लीगल सील करना, एक होता नगर निगम। नगर निगम भी लीगल है। गया बोला होटल गलत बन रहा है, बोला ताला लगा के बंद कर, सील तोड़ा तो जुर्माना है। ठीक है। लिखें, निगम वैध व्यक्ति होने के कारण संपत्ति का लेन देन कर सकता है। एग्जाम में जो लिखना है वो नहीं लिखते लड़के, जो नहीं लिखना है वो लिखते हैं। ऐसे चुनाव होता है, ऐसे ये होता है, वैसे वो होता है, फलाना कहानी बताते रहते। यार कौन पूछ रहा है सवाल तुमसे? कौन पूछ रहा है बताओ? फर्जीवाड़ा करते रहेंगे। निगम एक वैध व्यक्ति के कारण संपत्ति का लेन देन कर सकता है और किसी पर मुकदमा कर सकता है और कोई व्यक्ति निगम पर भी मुकदमा कर सकता है। अन्याय करेगा तो क्या होगा? नगर निगम का अध्यक्ष मेयर कहलाता है, महापौर। आपको पता है अच्छा, अमेरिका वगैरह में जो महापौर होता है ना, मेयर, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझिएगा, कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। जो महापौर होते हैं, मेयर, वो पूरे यूएस का प्रयोगशाला होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट यानी कि एक लेबोरेटरी होती है। 1969 में कोई भी मैं बजट की बात करूं, अमेरिका बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव लेने वाला कंट्री है। हमारे यहाँ तो सब ऐसे चलता है, हम तो नकल वकल करते रहे हैं। अभी आजकल थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, बट नकल बहुत की है। तो अमेरिका जो है ना, बहुत ही इनिशिएटिव लेने वाला कंट्री रहा, खासतौर से एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के मामले में। इसलिए उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बेटर देन अदर कंट्रीज। डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अमेरिका में ट्रम्प को 500 गालियां मिल रही हैं, लेकिन क्या उखाड़ पा रहे हैं? मतलब कितने भी सशक्त हो, इसका मतलब वहां पर कई तरीके की ताकतें हैं।
ट्रम्प ने मैक्सिको की दीवार बनाने के लिए इमरजेंसी किया, क्या क्या किया, लेकिन पैसा नहीं देना तो नहीं देना है। मतलब वहां की कांग्रेस वगैरह में कुछ क्षमता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस हवा हवाई है। फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ यूनियन है, बट उनका फेडरल मतलब जिस तरीके का संघवाद है, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति अगर तूफानी है तो उसके और भी यूनिट्स जो हैं वो कैटरीना और रीटा भी है, वो भी तूफान लाने की क्षमता रखते हैं। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट नगर निगम, एक तो क्या होता है नगर निगम एक इलाका छोटा होगा, वहां पर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करता है कोई, तो वो छोटे इलाके को ही प्रभावित करेगा। हमारे यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जितना मैं समझ पाया हूँ, अभी समझता ही रहता हूँ, उतना हमको भी नहीं आता होगा क्योंकि ये तो प्रवाहशील है, ऐसा मैं मानता हूँ। आता है नहीं आता बट मुद्दा नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि अभी समय के साथ सारी चीजें बदलती हैं तो डेप्थ बचा है, मतलब बचा ही रहता है, पढ़ते रहे मर जाएंगे तब भी वो डेप्थ बचा ही रहेगा। उसमें हमने ये पाया कि जो एक मैग्नेट है उसका, चुंबक जिसको बोलते हैं, वो अपनी एक ग्रेविटी में रहेगा। मतलब जैसे सपोज कोई शहर है, उसी के भीतर जीरो बेस बजट हो, परफॉर्मेंस बजट हो, या कोई प्रोग्राम्ड बजट हो, आउटकम बजट हो, ये छोटे छोटे जो ये मेयर कल्चर के या कहा जाए ये नगर निगम कल्चर है, यहां एक्सपेरिमेंट होते हैं। जब वो एक्सपेरिमेंट वाइबल है, सर्वाइवल नहीं, वाइबल, तो उसको व्हाइट हाउस दिखता है, व्हाइट हाउस को वो दिखता है। हमारे यहां रोल मॉडल ही नहीं होता। हमारे यहां सफाई का अभियान भी भारत सरकार करती है। स्वच्छता की बात हमारे यहाँ भारत सरकार प्रधानमंत्री को करना पड़ता है। अच्छा आप जरा सोचिए, इतना लार्ज कंट्री है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का ये क्षेत्रफल वाला देश, हाँ 136-35 करोड़ इस समय की जनसंख्या है। हर चौथा व्यक्ति इलिटरेट है और पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उतना ही। प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ता है कि साहब आप सफाई रखिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है, इतना कहने के बाद भी गंदगी क्यों? क्योंकि हमने इसको पायलट एस्पेक्ट में इस प्रोग्राम को ले ही नहीं जाते हैं। हम हमेशा पूरे देश पे किसी चीज को लागू कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इसके लिए नहीं। जैसे आप सारी उम्र घूमते रहिए और 18 साल की उम्र में कक्षा 12 में चले जाइए पढ़ने, ऐसे होती पढ़ाई क्या? कक्षा 1 से। हमारे यहाँ क्या होता है, हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल चेक ही नहीं करते। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल चेक बैलेंस नहीं होता। और 15 अगस्त होगा या कोई भी ओकेजन है, 2 अक्टूबर, व्हाटएवर, प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे, और बोल देते सोचते हैं कि देश के लोग पालन करेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के नाते उनका मान सम्मान है, उस दृष्टिकोण का लोग मानेंगे, मानते हैं, लेकिन सफलता दर कितनी है नहीं पता। बता सकते हैं आपकी भारत में सफाई की सफलता दर क्या है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसको आपने डिवाइड करके लेबोरेटरी एस्पेक्ट में इस्तेमाल ही नहीं। पूरे देश को लेबोरेटरी कैसे बना सकते हैं? तो हमारे यहां पायलट प्रोग्राम की परंपरा बहुत कम रही है। 1969 में जब जैसे ये जीरो बेस बजट वगैरह है, परफॉर्मेंस बजट वगैरह है, अगर अमेरिका क्या सोचता है कि हमें पिछला एक नगर निगम, मैं एक मेयर का उदाहरण दे रहा हूं जो जीरो बेस बजट लाता है, पिछले साल क्या खर्च किया हमें उसके आधार पे कुछ नहीं करेंगे। जीरो बेस का मतलब कोई बेस नहीं। पिछले साल हमने कैसा खर्च किया इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे। इस साल हमको क्या करना है इस पे बात करना। हम लोग क्या करते हैं, टीएडीए जब बढ़ाते हैं तो 10% बढ़ाते हैं, उसी सैलरी पे बेस करते हैं। हम ये नहीं देखते कि इन्फ्लेशन, महंगाई कहां गई है। ये डीए जब बढ़ाते हैं
तो डीए हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीमेंट सैलरी में होता है, डीए बढ़ा देते हैं, मतलब जो बेस है उसके आधार पे बढ़ाते हैं हम, इन्फ्लुएंस या जो महंगाई है उसके स्थान नहीं देते। हम कह रहे हैं अगर देश में सस्ता है तो आप पैसा क्यों बढ़ा रहे हो, लाइफ तो कम में चल जाएगी ना। आप समझे कि नहीं? आप दिल्ली जब जाते हैं तो 5,000 रुपए माना पिछली बार खर्च किए, तो इस बार आप जाते हैं कहते हैं 6-7 हजार रुपए तो लगेगा। अरे तो तुम्हारा काम क्या है ये बताओ, 6-7 हजार तुम 5,000 की तुलना में बता रहे हो, यही चीज नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं जीरो बेस बजट, ZBB। ये एक म्युनिसिपैलिटी में एक नगर निगम एक्सपेरिमेंट किया गया और ये अमेरिका के लॉर्ज पूरे लेवल पे चलता है। कैसे? उसमें परफॉर्मेंस प्रेफरेंस के आधार पर, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। क्या समझे? अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस वर्क किया जाता है। मान लो कोई आइटम आपने ऐसे बनाते चले गए, 10 आइटम लिखा कि आपको 10 काम करने हैं और आपके पास 1 लाख रुपया था, 10 में बांटना है, पैसा तो उतना ही है ना, पैसा तो पता है कितने लोग टैक्स देंगे, कहां से आएगा, कोई ऐसा था नहीं कहीं से गिरेगा पैसा। जैसे आपको सैलरी 1 लाख रुपया मिल रही है, तो 1 लाख रुपए तो महीने में डिवाइड करोगे, डकैती करोगे कहीं से? तो आपने इसको 1, 2, 3, 4, 10 कर दिया। तो ZBB में क्या देखा जाता है कि आपको जरूरत क्या है और उसका कोटेशन के हिसाब से किया आपने, हिसाब ये इतने का आएगा, ये इतने का, ये इतने का आएगा। अब आपको लगा कि जो एलईडी आप ले रहे हैं, टीवी, एलईडी के बजाय जो पहले से टेलीविजन है, इनसे भी अभी काम 2 साल चलाया जा सकता है, माना। तो एलईडी का पैसा कट हो गया, माना 25,000 रुपए बच गए, सपोज, मोटा मोटा उदाहरण दिया। तो ये 25,000 रुपया तो टैक्स से तो आ ही रहा है ना, पैसा तो एक्सपेंस कर सकते हैं ना। ये 25,000 रुपया ना जेब में नहीं रहेगा, ये 25,000 रुपया जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें कुछ पैसा और डाल दिया जाएगा और क्वालिटी बढ़ा देती। जो लोएस्ट प्रेफरेंस होता है उसको निगलेक्ट किया जाता है और जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है उसको और मजबूत किया जाता है, दैट इज ZBB। अब हम ये नहीं देखेंगे, सपोज जैसे ये मेरा एक मोबाइल है छोटा सा, ये 1,200 रुपए का आया था, अब हो सकता है ये कोई पूछ ना रहा हो इसको, ठीक। और जब मैं इसको लिया, इसके पहले भी यही लेता रहा, तो मैंने इसको लिया। अब जैसे मेरे पास में 2014 में दिसंबर में एक मोबाइल खरीदा था, उसके बाद मैं फरवरी 2020 में दूसरा खरीदा एंड्रॉइड फोन। तो कितने साल चलाया मैं उसको? ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मैंने 5 साल से ज्यादा चलाया। स्क्रीन टूट गई, उसमें कई बार चोट लग गई, लेकिन जब मैं खरीदने का ख्याल आता तो मेरे दिमाग में होता था कि ये बटन वटन तो इसका चल रहा है, दिख तो रहा है, मान लो आपका नंबर आ रहा है, स्क्रीन थोड़ी टूटी, चित्र तो हमारा ठीक ही, स्क्रीन की वजह से गड़बड़ दिख रहा है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो हमने जब 17 में मेरे विचार में आया होगा कि 14 का मोबाइल इसको करें, तो जो 20,000 रुपए सोचे होंगे उसमें हो सकता है हम जूता लेने अच्छा चले गए होंगे, उसमें हमने कोट अच्छा से ले लिया होगा, टाई जो सस्ती लेते रहे होंगे, थोड़ा 100 रुपया और इसमें मिला देते हैं। इसको बोलते हैं ZBB। अगर मैं सोचूं कि मैं तो जब तैयारी करता था तो मैं तो 20 रुपए के कुछ चप्पल पहन के घूमता था, तो अब 25 रुपए की चप्पल ले, ये PPBS है, ट्रेडिशनल बजट। हमारे देश में ट्रेडिशनल बजट है क्या, कि जैसे हम शिक्षा पे इतना खर्च करते हैं, इस साल इतना दे दो। अरे भाई इतना कैसे दे दोगे? जरूरत ज्यादा की है तो उतना आप पिछले के हिसाब से बढ़ा देते हो, इसीलिए तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। हम ये कह रहे हैं कई चीज की जरूरत नहीं, खत्म कर दो, और शिक्षा में जरूरत है तो पिछले साल का मत देखो, ज्यादा दे दो। बेस मत खोजो, जीरो करो बेस। इसलिए वो लोग क्वालिटी की ओर गया। माना मेरे पास जूता है, हमने जूता को प्रेफरेंस दिया, जब मेरा जूता चल रहा है तो हमने जूता हटा दिया, जूता हटाते 5,000 बच गया, 5,000 को हमने पहले प्रेफरेंस में 1,000 और डाल दिया, क्वालिटी बढ़ेगी कि नहीं? इसको बोलते हैं क्वालिटी लाइफ। हम आइटम ज्यादा लेते हैं और सब खराब लेते हैं।
आया समझ में? तो हम नगर निगम जो इसको आप दूसरे बिहार पर अगर आप परफॉर्मेंस कल्चर में जाएं तो जिसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा खत्म करो, परफॉर्मेंस वाले पे इन्वेस्टमेंट खत्म करो, नॉन परफॉर्मिंग वाले। तो नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट होता है वो हमारे कॉन्सोलिडेटेड फंड का पैसा वो मेंटेनेंस में खर्च होता है, जबकि प्रबंधकीय नियम कहते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस में भी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देना चाहिए। क्या समझे? नो प्रॉफिट नो लॉस, अरे लॉस छोड़ो यार, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा, प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन, ऑर्गेनाइजेशन ओनली फॉर प्रॉफिट, नॉट लॉस, नॉट लॉस एंड प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के लिए होते हैं। और प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं, एक मनी होता है, एक वेलफेयर होता है। या तो हम साक्षरता बांटने चले हैं, साक्षरता सबको मिल रहा है, दिन भर घूम रहे हैं, कोई पढ़ता नहीं है, बंद करो इसको। इससे निराशा आती है, इससे घुटने के बल बैठता है, जिंदगी जहर बनती है, इसलिए डाइवर्ट होना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए किया जाता है। इसलिए देखे होंगे कि जब जैसे आप ही लोग क्लास में आए ना तो हम छुट्टी कर देंगे, 3 लोग 5 लोग आ जाएंगे, जिस दिन माना गलती से बारिश हो गया, सूचना नहीं, उस दिन क्लास छुट्टी कर देंगे, ऐसे खड़े हो जाएं कैमरे के सामने से बोलेंगे आज छुट्टी है। अगर हम 4-5 लोगों को पढ़ा दिए तो ये परफॉर्मेंस के खिलाफ चला जाए। ये कमिटमेंट मत खोजिए, यहां हर स्थिति में डेडिकेशन कमिटमेंट नहीं होता है, कमिटमेंट एक लार्ज स्केल है, कमिटमेंट में जो एटीट्यूड है वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव मन से कमिटमेंट परफॉर्मेंस को हमेशा लूज करता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो अमेरिकन जैसे कंट्री है जिन्होंने नगर निगम को एक पायलट मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा और अपने पूरे देश में उसको इस्तेमाल, हमारे यहाँ भी जीरो बेस है, जेडबीबी हम लोग पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस बजट पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल बजट है, पीपीपीएस बजट है, आउटकम बजट, बजट में बहुत सारी शैलियां। तो आइए नगर निगम में चलते हैं, जो बता रहे थे आपको, तो यहां से वहां चली गई बात, और ये बताते हैं तो थोड़ा सा आपको फायदा मिलना चाहिए इसका। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा, नगर निगम एक अध्यक्ष यानी महापौर होता है, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आयुक्त कहा जाता है, कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त सुने होंगे, नगर निगम आयुक्त कहा जाता है। जो प्रशासनिक सेवा से होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, लिख दो, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से होता है। लिखो, जनसंख्या के आधार पर शहर को वार्डों में बांटा जाता है, पार्षद चुने जाते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये थोड़ा सा एक मैं इंट्रोडक्शन दे दिया है ना, ऐसे ही है। आगे लिखो, नगर पालिका, नगर पालिका लिखो, म्युनिसिपल काउंसिल लिखें, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया या निर्मित किया गया, राज्य सरकार द्वारा निर्मित, बनाया गया, डिजाइन किया गया नगर पालिका अधिनियम के तहत, नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। नगर परिषद या नगर पालिकाओं का गठन होता है, नगर परिषद या नगर पालिकाओं का गठन होता है। लेकिन यह भेद पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, मतलब एक ही जैसा है। इसकी संख्या सर्वाधिक होती है क्योंकि ये छोटे छोटे बन जाते हैं। यह भी एक लीगल बॉडीज है, एक वैधानिक निकाय है,
संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकती, खरीद और बेच सकती है एसेट्स को। चुनाव होता है, इसका एक अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष है। यह नगर निगम से लघु इकाई के रूप में समझिए, इसे नगर निगम की लघु इकाई समझ सकते हैं। बात वैसी, यही प्रक्रिया नगर निगम की ओर चली जाती। अब लिखें टाउन एरिया कमेटी, कस्बा क्षेत्र समिति। लिखें ऐसे बड़े गांव जो कस्बों या शहरों में बदल रहे होते हैं, ऐसे बड़े गांव जो गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, ना शहर है ना गांव है, बीच में फंस गए हैं। ऐसे बड़े गांव जो कस्बों या शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, कस्बा बन रहा है, टाउन में बन रहा है, या गांव है, टाउन या कस्बा शहर एक ऐसा में बदल रहे हैं, कस्बा क्षेत्र समितियां स्थापित की जाती है। ऐसी जगह पे टाउन एरिया कमेटी बना दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए कानून बनाती है, राज्य सरकारें इसके लिए कानून बनाती हैं। कलेक्टर इन समितियों पर नियंत्रण रखता है। इसमें निर्वाचित भी होते हैं और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत भी होते हैं। इलेक्शन से भी आते हैं और अपॉइंट करते हैं, मनोनीत करते हैं, ऐसा करते हैं। इसे एक प्रकार से नगर पंचायत भी कर सकते हैं। ये जो मैंने टाउन एरिया कमेटी बोला, तमिलनाडु वगैरह जैसे बहुत सारे प्रांत इसको नगर पंचायत करते हैं, हम लोग भी बोल देते हैं नगर पंचायत। और नगर पंचायत बोलिए या टाउन एरिया कमेटी, एक ही बात है। ठीक है, अब लिखो नोटिफाइड एरिया। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इससे ज्यादा लिखना भी मत, कहानी नहीं लिखना होता है ना। इतने में जानकारी हो गई, बातचीत बहुत हो रही है। जब किसी राज्य सरकार द्वारा, जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा किसी शहर या कस्बे में, किसी सिटी या कस्बा जो टाउन है में स्थानीय समिति की स्थापना के लिए लोकल कमेटी, लोकल गवर्नमेंट कमेटी लिखेगा, स्थानीय शासन समिति के लिए, लोकल गवर्नमेंट कमेटी के लिए की स्थापना के लिए, स्थापना वर्ड जोड़ लीजिएगा, सूचना, इंफॉर्मेशन, राजपत्र में अधिसूचित कर देता है। राजपत्र मतलब गजट में, गजट भी लिख सकते हैं हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। गजट में अधिसूचित कर देता है तो इसे नोटिफाइड एरिया कहते हैं, अधिसूचित क्षेत्र कहा जाने लगता है, इसे नोटिफाइड एरिया कहते हैं। इसके लिए एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, अधिनियम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, सरकारी आदेश है। इसके लिए एक्ट नहीं चाहिए, एक्ट ऊपर वालों के लिए चाहिए। लिखें विकासशील नगर या पर्यटन की दृष्टि से, विकासशील नगर पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से जब विशेष श्रेणी में आने लगते हैं और नगर पालिका बनाना संभव ना हो तो यह स्टेप लिया जाता है। नगर पालिका बनाना संभव ना हो क्योंकि इतना लोग नहीं है, नगर पालिका बना दो तो नोटिफाइड एरिया कर दिया। ठीक है, इसमें सभी सदस्य मनोनीत होते हैं।
अब लिखे कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड आजकल कोरोना में भी यही हो रहा है, कंटोनमेंट एरिया छावनी में बदल दे रहे हैं। जहां मिला मामला गया छावनी। छावनी मंडल लिखिएगा। लिखें, इसे आमतौर पर सामान्यतः कैंट कहा जाता है। कैंट कहते हैं ना, कैंट एरिया। कंटोनमेंट बोल रहा हूं बट उसको बोल देते हैं कैंट एरिया। ब्रिटिश शासन में ऐसे शहर स्थापित किए गए जहां सैनिक और नागरिक एक साथ बसे हुए थे। उनको कहा गया, ये स्थापित किया गया है जहां सैनिक भी थी और जहां नागरिक भी थी, एक साथ बसी हुई थी। तो वो इलाके कंटोनमेंट हो, केवल सैनिक के बजाय कंटोनमेंट, उसमें दोनों कंटोनमेंट में कई लोग आते हैं हर जगह। लिखें, भारतीय छावनी मंडल एक्ट लिखेगा। इंडियन कंटोनमेंट बोर्ड एक्ट 1924 में आया था। उसी के तहत इसकी स्थापना होती, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना होती। ठीक है। छावनी मंडल का अध्यक्ष सैनिक छावनी का ऑफिसर, छावनी सैनिक छावनी का जो अध्यक्ष होता है वह ऑफिसर होता है छावनी का। मतलब छावनी का ऑफिसर इसको कमांडिंग में रहता है, उसे कमांड में रहता है। उपाध्यक्ष असैनिक व्यक्ति होता है। उपाध्यक्ष नागरिक में से होगा, अध्यक्ष वो होता है। यह क्वेश्चन रहा है कि यह जो कंटोनमेंट जो बोर्ड है यह डेमोक्रेटिक नहीं है। यह क्वेश्चन लिख लीजिए, यह प्रश्न उठता रहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। और इसे समाप्त करके असैनिक क्षेत्रों में जहां पे सिटीजन रहते हैं उनको कॉरपोरेशन बना दिया जाए, नगर पालिका बना दिया जाए, वो अपना देखें, हम अपना देखें। मगर 1954 में एसके पाटिल कमेटी ने कहा कि इसका बंटवारा करना मुश्किल है। ठीक है, अब हो सकता है वो हो जाए, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा कि बंटवारा इसलिए मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे असैनिक क्षेत्र, जो कंटोनमेंट एरिया के पास असैनिक लोग जो रहते हैं वो कहीं कहीं इतने कम हैं कि वहां क्या नगर पालिका बनेगा। तो ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। लेकिन 54 से लेकर 2020 के बीच में फासले बहुत हो गए हैं, तो हो सकता हुआ हो भी रहा हो, लेकिन एक मतलब जो सैद्धांतिक दस्तावेज था वो आपके पास आ गया। तो अभी तक आपने 5 टाइप की व्यवस्था जान ली है। एक आपने नगर पालिका, नगर निगम जाना, नगर पालिका जाना, नगर पंचायत जाना, फिर अधिसूचित क्षेत्र और भी कंटोनमेंट बॉडीज। अभी मिला जुला वाला बताना है, थोड़ा सा लिख लीजिए। एकल उद्देश्य अभिकरण, सिंगल पर्पस जो एजेंसीज हैं, तो मैं नाम ले रहा हूं। सिंगल पर्पज एजेंसीज का मतलब बच्चा ये होता है कि जैसे मोबाइल का काम जो है सिंगल पर्पज नहीं हो गया, ये घड़ी देखता है, सब कुछ घड़ी में घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं, है ना। टीवी में टीवी देखते हैं, ऐसा समझ ना, सिंगल पर्पज हो गया। तो जैसे ये बोर्ड है, ये लिखने का काम आ रहा है, दैट इज सिंगल पर्पज, आप इसको समझिए। तो सिंगल पर्पज मतलब जिसे मात्र एक उद्देश्य के लिए ही बनाया गया है, दैट इज अ सिंगल पर्पज एजेंसीज, बॉडीज कह सकते हैं। लिखें, हेडिंग बना लीजिए, फिर उसमें लिखवाते हैं।
नगरीय स्थानीय स्वशासन का उपरोक्त के अलावा, यानी जो ऊपर लिखा है उसके अलावा भी कई स्वरूप हैं। जो संस्था ना होकर, इंस्टीट्यूट ना होकर, एक उद्देशीय सेंटर है, एक उद्देशीय केंद्र है। संस्था नहीं है, एक उद्देशीय केंद्र के रूप में काम करते हैं। एक उद्देशीय अभिकरण की स्थापना, इनकी स्थापना किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है। और एक उद्देश्य की प्राप्ति एक अधिनियम के द्वारा की जाती है, यानी एक अधिनियम पारित करके सारा उद्देश्य नहीं प्राप्त करेंगे। मैंने जैसे बताया था, हर अधिनियम का अलग उद्देश्य, इसलिए इन्हें विशिष्ट उद्देशीय बॉडी भी कहते हैं। क्या? स्पेसिफिक पर्पस इंस्टीट्यूट या बॉडीज कहते हैं, संस्था भी कहते हैं। स्पेसिफिक, दिल्ली विकास प्राधिकरण, लिखिए डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिर्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दैट इज अ सिंगल पर्पज एजेंसी। ठीक। नगर विकास न्यास, अर्बन, क्या बोलेंगे इसको, डेवलपमेंट ट्रस्ट बोल सकते हैं, है ना। नगर विकास न्यास। बंदरगाह न्यास, पोर्ट ट्रस्ट, सिर्फ पोर्ट के लिए करेगा जो करेगा, अगल बगल कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना। यह इसके उदाहरण है, यह इसके उदाहरण। लाइन बदलेंगे। नगर तेजी से बढ़ रहे हैं, नगर तेजी से बढ़ रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में भी बढ़त हो रही है, जिसके कारण शहरीकरण, परिवहन यानी अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आवास, हाउसिंग, विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, जल व्यवस्था, वाटर सिस्टम इत्यादि कार्यों को विशेष ध्यान के साथ करने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में इन्हें भी सिंगल पर्पज एजेंसी के रूप में कमोबेश विकसित किया जा रहा है। सिंगल पर्पज एजेंसी के रूप में कमोबेश विकसित किया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना देना, जल बोर्ड बना देना, आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे कहीं कहीं तो बहुत ही ज्यादा नैरेटिव एस्पेक्ट में इसको देख सकते हैं। कुछ शहरों जैसे राउरकेला हो, भिलाई हो, जमशेदपुर हो, आज में टाउनशिप भी स्थापित किए गए हैं। टाउनशिप जो इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में नियमन यानी रेगुलेशन कैसे चलेगा, यहां कैसे होगा काम, नियंत्रण और सफाई का कार्य करते हैं, कंट्रोल एंड सफाई वगैरह साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। लिखें, बंदरगाह क्षेत्रों में बने न्यास, बंदरगाह के क्षेत्र में जो न्यास, जो ट्रस्ट बने हैं, पोर्ट ट्रस्ट जिसको बोल रहे हैं, कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, कुछ निर्वाचित होते हैं।
जबकि नगर विकास न्यास वगैरह में सब मनोनीत किए जाते हैं। कह सकते हैं सब मनोनीत किए जाते, कह सकते हैं कि सभी संस्थाओं में एक जैसी व्यवस्था नहीं है, सभी संस्थाओं में एक जैसी व्यवस्था नहीं है। कहने स्पष्ट है, लिख लीजिए, स्पष्ट है कि स्थान की प्रकृति, कार्य का संदर्भ, स्थान की प्रकृति, नेचर ऑफ प्लेस, और कॉन्टेस्ट आप कह सकते हैं फंक्शन या वर्क, और उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी उपादेयता को ध्यान में रखकर सरकार इसे रेगुलेट, इसे स्थापित और रेगुलेट करती है, इसे स्थापित और विनियमित करती है, स्थापित और विनियमित करती है। ठीक है, तो आज हम इतना बता दिए, कल इसके कार्य को साथ 74वां संविधान संशोधन का डिटेल बता देंगे, खत्म हो जाएगा, कल खत्म करेंगे इसको। ठीक है, तो आज के क्लास लेक्चर को हम यहां पर ओवर कर रहे हैं। हिमांशु जी से निवेदन है, बारिश हो रही है, लेक्चर को ओवर करते हैं। पता नहीं आप कहां कहां से बैठे हैं, वो ओवर बारिश हो रही है कि नहीं, बट यहां तो बहुत तगड़ा हो रहा है। हिमांशु जी लेक्चर ओवर कर दीजिए। क्या